हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। इस वीडियो लेक्चर में भी हम अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने लास्ट में जैकोबिन क्लब पर अपना वीडियो एंड कर दिया था। ओके स्टूडेंट, सो अब हम जैकोबिन क्लब पर बात करेंगे। तो जैकोबिन क्लब क्या था, इसका नेम कहाँ से लिया गया और ये इतना प्रोमिनेंट क्लब कैसे बना। ठीक, तो वैसे तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हुए रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा फ्रांस में, जब प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को हराया वॉलेंटियर्स ने। ठीक है, लेकिन जैकोबिन क्लब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्लब बन गया, इसलिए इसका नाम जो था वो लिया गया, इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ एसटी जैकोब इन पेरिस। पेरिस में सेंट जैकोब करके एक बिल्डिंग थी, एक रिलीजियस बिल्डिंग थी, जिससे इसका नाम लिया गया। तो याद रखिएगा, इतना नाम का जो टर्म था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक बिल्डिंग थी जो कि रिलीजियस बिल्डिंग थी और जिसको बनवाया किसने था, सेंट जैकोब ने, और उन्हीं के नाम से इस क्लब का नाम रखा गया। अच्छा, मेंबर की बात करते हैं अगर, तो मेंबर्स मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी थर्ड एस्टेट के भी बहुत ही ज़्यादा गरीब जो लोग थे वो इसके मेंबर्स थे। जो अपर क्लास पीपल्स थे थर्ड एस्टेट के, मिडिल क्लास, वो नहीं थे, बल्कि जो बिल्कुल लास्ट लेडर पे जो लोग थे वो इसके मेंबर थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं था कि किसी और को इसमें अलाउ नहीं था। वैसे तो सभी को अलाउ था कि सभी इसमें आ सकते हैं, थर्ड एस्टेट के जितने भी लोग हैं वो सब इसमें इसके मेंबर बन सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन जो इसके मेंबर थे ज़्यादातर वो कौन थे, थर्ड एस्टेट में जो नीचे वाली लेडर पर थे, सबसे ज़्यादा गरीब। ठीक है, लेस प्रॉस्पेरस लोग। अच्छा, लीडर की अगर बात करें तो मैक्सिमिलियन रॉब्सपेरे को इनका लीडर बनाया गया। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉब्सपेरे के बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। अच्छा, ड्रेस कोड की अगर बात करें तो ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, यानी एक नैरो पैंट जिसमें स्ट्रिप होते हैं वैसा ट्राउजर पहनते थे। मैन वोर रेड कैप, मैन जो है लाल कलर की कैप पहनते थे जो सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को। वुमेन कैप नहीं पहनती थी, क्यों? क्योंकि उनको इतने ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स उस टाइम पर नहीं थे। इसके अलावा ये जो ड्रेस पहनते थे, जो लीडर्स थे और जो मेंबर्स थे, वो इस तरीके की ड्रेस पहनते थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे और इसके अलावा रेड कैप पहनते थे। तो उनको क्या कहा जाता था, देवर नोन एज सेंस क्लूटोस, इनको ये कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता था, बिकॉज दोज विदाउट नी ब्रीचेस। अब नी ब्रीचेस क्या, जो वहाँ के एरिस्टोक्रेट थे या जो वहाँ के मोनार्क थे वो कैसे पहनते थे, जो बूट पहनते थे वो घुटनों तक के बूट, लंबे वाले और एकदम घुटनों तक टाइट, ठीक है, ऊंची हील वाले जूते पहनते थे। लेकिन इनके वाले जो बूट होते थे वो कैसे होते थे, विदाउट नी ब्रीचेस होते थे। ऐसा इन्होंने क्यों किया था, जिससे ये अपने आप को उनसे अलग बता पाएँ। ठीक है, एरिस्टोक्रेट से अपने आप को अलग बता पाएँ, इसलिए इन्होंने ऐसा ड्रेस अपना रखा था। ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे करके ये क्लब जो है वो पावरफुल बनता गया और नेशनल असेंबली को इतना पावरफुल बन गया कि अब ये इतनी पावर रखता था कि नेशनल असेंबली को भी डरा सकता था। ठीक है, ज़्यादा मेंबर जुड़ते चले गए, जितना भी गरीब तबका था और दूसरे लोग भी इसमें जुड़ते चले गए, मेंबर्स इसके बहुत ज़्यादा हो गए और ये क्लब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, प्रोमिनेंट क्लब बन गया और इतना पावरफुल बन गया कि अब ये नेशनल असेंबली को भी डरा सकता था, नेशनल असेंबली की पावर को भी टुक ओवर कर सकता था। ठीक है, तो फिर से रिमाइंड करते हैं, सबसे पहले क्या था, मोनार्की थी। उसके बाद मोनार्की थी तो स्टेट जनरल मीटिंग बुलाता था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी राजा के द्वारा। उसके बाद स्टेट जनरल को टुक ओवर किसने किया, नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली बनी तो नेशनल असेंबली को फिर टुक ओवर किसने किया, अब जैकोबिन क्लब ने। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट क्लब बन गया था, पॉलिटिकल क्लब बन गया था और इसके बहुत ज़्यादा मेंबर हो गए थे, जो सारे के सारे थर्ड स्टेट के पीपल थे, वो भी जो सबसे लास्ट वाली लेडर पर थे, सबसे ज़्यादा पुअर थे। ठीक है, इसको टुक ओवर किया किसने, जैकोबिन क्लब ने। अब क्या होता है स्टूडेंट, इन समर 1792 में समर का टाइम था। इसमें क्या होता है, पेरिशियन वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई, एक तो सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी और सप्लाई कम होने की वजह से फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का किस पे पड़ रहा था, थर्ड एस्टेट के पीपल्स पे पड़ रहा था, बिकॉज दे वर वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट बाय देम, यानी अंडर द जैकोबिन क्लब इन लोगों के द्वारा एक रिवॉल्ट
शुरू कर दिया गया, ठीक है, रिवॉल्ट शुरू कर दिया गया, क्रांति शुरू कर दी गई, ठीक। अब ये जो क्रांति शुरू हुई, इस क्रांति में जैकोबिन क्लब ने टुक ओवर कर दिया नेशनल असेंबली को, और मैंस को क्या मिला, ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, 21 साल और उससे ऊपर के जो लोग थे, गॉट द राइट टू वोट, इनको वोट देने का अब राइट मिल गया, ठीक है। और जो नई बॉडी बनी जैकोबिन क्लब के टुक ओवर करने के बाद, जो नई बॉडी बनी उसको क्या कहने लगे, कन्वेंशन कहने लगे। उस टाइम हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते थे, अब जो न्यू असेंबली बनी उसको क्या कहने लगे, कन्वेंशन कहने लगे। उस टाइम वोटिंग राइट्स किसको था, कि ओनली एक्टिव सिटीजन्स को था, जो अब 25 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स के थे, और साथ साथ जो क्या करते हों, 3 डेज के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हों। लेकिन अब जो वोटिंग राइट मिल गया वो किसको मिल गया, 21 और उससे अबव के एवरी मैन को वोटिंग राइट मिल गया। वुमेन्स को अभी भी नहीं मिला है, ठीक है। और जो बॉडी बनी उसको क्या कहा गया, कन्वेंशन कहा गया, ये न्यू असेंबली कहलाई, ठीक। अब फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, रिपब्लिक तो तब भी बन गया था नेशनल असेंबली के टाइम पर, लेकिन अब जो है, अब कैसा, उस टाइम कैसा था, उस टाइम नेशनल असेंबली में केवल एक्टिव सिटीजन्स ही पार्टिसिपेट करते थे, और पावर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हाथ में, मतलब राजा के हाथ में, और साथ साथ नेशनल असेंबली के हाथ में पावर थी। लेकिन अब जो फ्रांस है वो कैसा बन गया, रिपब्लिक बन गया, यानी कि अब नो हेरिडेटरी किंग, कोई भी हेरिडेटरी किंग वहाँ पर नहीं रहा। अच्छा, अब लुइस 16 के साथ किया गया, व्हाट हैपेंड टू लुइस 16, तो लुइस 16 के ऊपर मुकदमा चलाया गया देशद्रोह का, ट्रेजन का, और उनको 21 जैन 1793 में सेंटेंस टू डेथ तो उनको कर दिया गया था, और 21 जैन 1793 में उनको क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इस तरह से जो लुइस 16 वाला चैप्टर था वो यहाँ कंप्लीट हो गया, और जैकोबिन क्लब के अंडर में पूरी पावर आ गई, जिसके अंडर में जो बॉडी बनी न्यू असेंबली उसको हम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, और हेरिडेटरी किंग यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बात करेंगे मैक्सिमिलियन रॉब्सपायरे, जो कि लीडर थे जैकोबिन क्लब के, वो लीडर बने, और जो पावर थी वो वन हैंड मैक्सिमिलियन रॉब्सपायरे के अंडर में रही, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रुएलिटी से, बहुत ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए, बहुत ज़्यादा टफ तरीके से यहाँ पर रूल किया, जो अब हम आगे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, द जैकोबिन लीडर रॉब्सपायरे रूल्ड रूथलेसली, बिल्कुल रूथलेसली उन्होंने जो रूल किया वहाँ पर, कब से, 1793 टू 1794, यानी 1 साल के टाइम में। इसीलिए इनके टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, ठीक। हिज रेन वॉज नोन एज रेन ऑफ टेरर, यानी इनके टाइम को क्यों रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, बिकॉज रूथलेसली इन्होंने यहाँ पर रूल किया। लेकिन क्या हुआ कि कब तक लोग इनको भी फेस करते, इन जुलाई 1794 में रॉब्सपायरे वॉज कन्विक्टेड एंड एक्सिविज्म एंड एग्जीक्यूटेड क्लूटाइन, ठीक है। द फॉल ऑफ जैकोबिन अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लास, अब क्या हुआ, जो पावर इनके हाथ में थी, रॉब्सपायरे के हाथ में थी, वो गैपिंग हो गई ना, गैप हो गया, तो इस वजह से, गैप होने की वजह से जब कोई नहीं है तो किसी को तो, कोई तो वहाँ पर अपना अधिकार जमा ही लेगा ना, तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास था उसको मौका मिल गया पावर को सीज करने का, ठीक है। और वेल्दियर मिडिल क्लास ने जब पावर को सीज किया और रूल करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव बनाई जिसमें 5 मेंबर्स थे, जिसको डायरेक्टरी कहा जाता था, और ये डायरेक्टरी ने वर्क किया 26 अक्टूबर 1795 से। अब हम डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस के बारे में देखते हैं। तो जो डायरेक्टरी रूल किसने बनाया था, मिडिल क्लास लोगों ने, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ही तो पावर को सीज किया था रॉब्सपायरे के बाद में। रॉब्सपायरे को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया उनके रूथलेसली रूल की वजह से, ठीक है, इसीलिए उनके रेन को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, उनके टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है फ्रांस में, ठीक है। अच्छा, जैकोबिन क्लब फॉल हुआ और वेल्दियर मिडिल क्लास ने अक्वायर्ड कर ली पावर, और इसके बाद इन्होंने क्या बनाया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें क्या कर दिया गया, डिनाइड टू वोट नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन, यानी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके वोट को डिनाइड किया गया, ठीक। फिर से एक इन्होंने इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म की, और इसने एक डायरेक्टरी फॉर्म की जिसमें 5 मेंबर्स होते थे, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अभी तक जो एग्जीक्यूटिव्स था, अभी तक जो पावर थी सिंगल 1 मैन के हाथ में थी, वो कौन थे, लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब रॉब्सपायरे, ठीक है ना, मैक्सिमिलियन रॉब्सपायरे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी उसमें 5 मेंबर्स हुए, यानी पावर 5 मेंबर्स के हाथ में रही। बट
ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो डायरेक्टरी है, इनके बीच में हमेशा किसी ना किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट रहे, किसी ना किसी बात पर लेकर ये कुछ बोलते थे, ये कुछ बोलते थे, कभी इन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने उनको हटा दिया, कभी इन्होंने कुछ कहा तो उन दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। तो इस इनस्टेबिलिटी की वजह से, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी, इसने जो किसी और पर्सन को जो मौका दिया, वो पर्सन था बहुत ही खतरनाक, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जब यहाँ पर आए तो ये थे कौन, पहले तो यही देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, इनके लिए रास्ता साफ हो गया। इन्होंने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखी तो इनका रास्ता साफ हो गया। और ये थे कौन, वैसे तो ये मिलिट्री जनरल थे, लेकिन मिलिट्री जनरल से इन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, डिक्टेटर बना लिया। ठीक है, और डिक्टेटर बना लिया तो फिर से वही कंडीशन हो गई जो जैकोबिन क्लब के टाइम पर थी, यानी पावर अंडर वन मैन के हाथ में पावर जो है वो आ गई अब फिर से फ्रांस की। अब क्या होता है स्टूडेंट, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को डिक्टेटर बना लिया और वहाँ का एम्परर बना लिया 1804 में। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया, सिर्फ फ्रांस को ही अपने अंडर कंट्रोल नहीं किया, बल्कि मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपने अंडर कंट्रोल किया। लाइक बेल्जियम को जीत लिया, पोलैंड को जीत लिया, और भी अदर कंट्रीज़ को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, लड़ाई की और अंडर में कर लिया। ठीक है, अब वैसे तो इन्होंने कुछ बुरी चीज़ों के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी की, क्योंकि इन्होंने जो रूल्स लेकर आए थे, इसी वजह से इनको मॉडर्नाइज़र कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है यूरोप का मॉडर्नाइज़र। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में वन आफ्टर वन ये क्या किए जा रहे थे, उनको अपने अंडर कंट्रोल किए जा रहे थे। ठीक है, लड़ाई करते थे और हराकर अपने अंडर कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी लेकर आ रहे थे। बट कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि एक तरीके से ये हमारे ऊपर एक तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को थोप रहे हैं। हालांकि कुछ इसमें अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे कि वो अच्छी चीज़ें क्या थी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्होंने प्रोटेक्शन करना शुरू किया। ठीक है, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस। अब यूनिफॉर्म सिस्टम, उससे पहले यूनिफॉर्म नहीं था सिस्टम। कैसे नहीं था, मान लो कहीं पर वेट का कोई और सिस्टम चल रहा था, कहीं पर वेट का कोई और सिस्टम चल रहा था, यूनिफॉर्म नहीं था, यानी सब में एक जैसा सिस्टम नहीं था। कहीं पर 1 kg में 1000 ग्राम्स थे तो कहीं पर 1 kg में 700 ग्राम ही थे। ठीक है, ऐसे करके समझ लीजिए। ठीक, जैसे कि हम पत्थर के वाट वगैरह जो हम चीज़ें लेते हैं तो लोग कहते हैं ये 1 kg है। अब कैसे पता चलता है कि वो 1 kg है? ठीक है ना, आज हम वाट देखते हैं लोहे के 1 kg, 2 kg, 500 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरीके के होते हैं, यानी हर जगह वो हमें वही वेट मिलेगा, वही सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डेसिमल सिस्टम क्या, जैसे कि कोई चीज़ मान लो एक पेन है, ये 10 रुपीज़ 50 पैसे का मान लीजिए पेन है, तो जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है, यानी जो 50 पैसे हैं, तो अक्सर जब ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो इसको 10 रुपीज़ में ही बेच दिया करते थे। अब मान लो हमने क्या कहते हैं 10 पेन्स जो हैं वो बेच दिए, तो हमको कितने का नुकसान हो गया, 50 पैसे के हिसाब से हमको नुकसान हो रहा है, कई रुपए का, है ना। तो डेसिमल सिस्टम के को इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसीलिए इसको ये इतने सारे चीज़ें लेकर आया था, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट या मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया था, डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसको मॉडर्नाइजर कहा जाता है यूरोप का। ठीक, लेकिन इतनी सारी अच्छी चीज़ें करने के बावजूद भी जब सारे और यूरोपियन कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि आखिर ये मॉडर्नाइज़र तो है, हम पे आता है, हमें पे कब्जा करता है, लड़ाई करता है और अपनी चीज़ों को हम पर थोप देता है, तो एक तरीके से हम इसके अंडर कंट्रोल है ना, तो उनको ऐसा लगने लगा। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ को ऐसा जब लगने लगा तो वाटरलू की लड़ाई में, बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में ये नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया, यानी हरा दिया गया या उसकी डिफीट हुई। ठीक है, वो हारा, बट हिज आइडियाज़ हैड अ डीप इम्प्रिंट ऑन सोसाइटी। उसने जो आइडियाज़ दिए थे उनका गहरा असर हुआ सोसाइटी पर गहरी छाप छोड़ गए। ठीक है, कौन कौन से आइडियाज़, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, किसकी देन है ये लिबर्टी, आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट जो है वो किसकी देन है, हमें देन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अच्छा, हमारी कंट्री में भी इंस्पायर्ड हुए लोग और रिस्पॉन्स किया उसके आइडिया को,
आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशनरी को किसने, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। रिस्पॉन्स टू द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑफ फ्रांस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, स्लेवरी को बिल्कुल 1848 में ख़त्म कर दिया जाता है फ्रेंच कॉलोनीज से, और वुमेन को भी वुमेन गॉट वोटिंग राइट्स इन 1946 तक पहुँचते पहुँचते वुमेन को भी वोटिंग राइट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। अब एक टॉपिक स्टूडेंट हमारा रहता है जो हमारा वुमेन से रिलेटेड है, और हम एक एट अ ग्लांस इस टॉपिक को देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच।